औषधि गुणों से भरपूर रागी की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल। कड़कनाथ मुर्गे का बेहतर तकनीक से करे प्रबंधन। टमाटर के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। ट्रैक्टर खेती के लिए जरूरी है, लेकिन महंगे होने के कारण कुछ किसान इन्हें वहन नहीं कर सकते और उन्हें किराए पर लेना पड़ता है, जिससे अधिक पैसा खर्च हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना शुरू करने का उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे उन्हें अपने खेतों को जोतने में मदद मिले और उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। केंद्र एवं राज्य सरकारें मोटा अनाज यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दे रही है। दरअसल मिलेट्स की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा मिलता है। औषधि गुणों से भरपूर रागी पोषक तत्व और रेशे से परिपूर्ण होता है। इसे लोग रोटी और चावल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इससे बिस्किट और मिठाइयां भी बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल स्तर को काफी नियंत्रित किया जा सकता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी और मधुमेह में भी ये काफी लाभदायक साबित होता है। कड़कनाथ मुर्गा, जिसे काला मासी भी कहा जाता है, इसकी विशेषता इसके काले मांस, त्वचा और हड्डियों में होती है और इसे प्रोटीन से भरपूर तथा कम वसा युक्त माना जाता है। इसके पोषक तत्वों के कारण कड़कनाथ मुर्गे की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। कड़कनाथ मुर्गा के पालन के लिए उचित पर्यावरण बेहद जरूरी माना जाता है। इसे आमतौर पर खुले वातावरण में पाला जाता है ताकि मुर्गे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। मुर्गों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ शेड का निर्माण करना अति आवश्यक है। शेड का तापमान नियंत्रित होना चाहिए ताकि मुर्गे ना ज्यादा ठंड में रहे और ना ही अत्यधिक गर्मी में रहे। कड़कनाथ मुर्गों को पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी देना अति आवश्यक है। कड़कनाथ मुर्गे के लिए विशेष आहार की आवश्यकता होती है। उनमें आहार में प्रोटीन और विटामिन से भरपूर चारा देना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ जैसे मकई, ज्वार और बाजरा भी दिया जा सकता है। चूजों की देखभाल में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चूजे निकलने के बाद पहले 2 से 3 सप्ताह तक उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। टमाटर दिखने में जितना सुंदर होता है, स्वाद और प्रोटीन भी उतना ही भरा होता है। किसान भाई आज के समय में टमाटर की खेती कर बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्नत प्रभेदों का चयन करें। काशी तपस, काशी अद्भुत टमाटर की उन्नत किस्में हैं, जिसकी खेती कर किसान बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और अपने आय को भी बढ़ा सकते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर किसान भाई फसलों की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, समय और श्रम भी बचा सकते हैं। आज कृषि यंत्र वास्तव में किसानों के लिए बेहतरीन मित्र की भूमिका में आ चुका है। ऐसा एक कृषि यंत्र है मोल्ड बोर्ड हल। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि इसे बार बार पलटा जाए। फसल बुवाई से पहले मिट्टी को पलटने के लिए मोल्ड बोर्ड हल की काफी उपयोगी कृषि यंत्र साबित होता है। इस यंत्र में मिट्टी की सख्त सतह को तोड़ा जा सकता है और साथ ही यह यंत्र खेतों के फसल अवशेषों और हरी फसल को काटकर मिट्टी में दबाने में बेहद ही उपयोगी साबित होता है। इसलिए हमारे किसान भाई खेत में पहली जुताई मोल्ड बोर्ड हल से ही करें। यह यंत्र अधिक गहरी जुताई कर सकता है और अधिक मिट्टी भी पलट सकता है। इस प्रक्रिया में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े भी खेत की सतह में आ जाएंगे और इस यंत्र पर सरकार द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। पशुपालन आमतौर पर कम पढ़े लिखे ग्रामीण किसानों का काम समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब गाय पालन करने वाले किसान भी प्रगतिशीलता का परिचय दे रहे हैं। बाजार में आज गाय के शुद्ध दूध की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही यह आमदनी का एक बेहतरीन जरिया भी है। इसे साबित किया वैशाली जिले के राम प्रवेश राय ने। गायों की सेवा के साथ इनकी सुबह होती है और दूध का कारोबार इन्हें बेहतरीन आजीविका प्रदान करता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर राजधानी पटना की सब्जी मंडी पर। जानते हैं हरी
और ताजे सब्जियों के भाव। बैगन 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 2100 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल और टमाटर 2800 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। बरसात की स्थिति तो नहीं है, लेकिन आसमान अधिकांश बादलों से घिरा रहेगा। 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग पटना के मुताबिक राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का औसत अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उड़द एवं मूंग में पीला मौजिक रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाएं, साथ ही रोग रोधी किस्मों से ही दलहन फसलों की खेती करें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें। नमस्कार, मैं किस्वर जबीन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक उन्नत प्रजाति की रंगीन मुर्गियां आ गई हैं, जिसको पालकर किसान चाहें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रति मुर्गी 1000 रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर सकता है। अगर वो 20 मुर्गी पाले हुए है तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष की आमदनी वो प्राप्त कर सकता है। तो एक गरीब परिवार के लिए 20 से 25,000 रुपया अगर वर्ष में आ जाता है 20 मुर्गी पालकर, और उसमें लागत खर्च लगभग शून्य हो जाता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बाजारों में मुर्गियों एवं अंडों की मांग बड़े पैमाने पर है, इसलिए मुर्गी पालन कर आप किसान भाई अच्छी आमदनी पा सकते हैं। लेकिन मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों के पालन एवं उसके प्रबंधन की पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम रंगीन मुर्गियों के पालन एवं प्रबंधन से जुड़ी कुछ अहम बातें जानेंगे और साथ ही साथ मुलाकात करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। रंगीन मुर्गियां न केवल देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि ये पोल्ट्री उद्योग में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उनके विविध रंग और प्रजाति मुर्गी पालन के व्यवसाय को आकर्षक और लाभकारी बना सकते हैं। उचित आवास, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल से मुर्गियों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। मुर्गियों को आरामदायक और सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है। इनके बाड़े को ठंड एवं बारिश से बचाने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। इन मुर्गियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हो। खासकर रंगीन मुर्गियों के पंखों की चमक बनाए रखने के लिए उचित पोषण बेहद जरूरी है। मुर्गी पालकों को नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच आवश्यक करना चाहिए। इसके अलावा इनके बाड़े और आसपास के क्षेत्र को नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी और नमी से मुर्गियों में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। मुर्गी पालक रंगीन मुर्गियों को अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थान से बचाएं। रंगीन मुर्गियों के पालन में लाभ की संभावनाएं अधिक होती है। उचित प्रबंधन और देखभाल करने पर इन मुर्गियों से उच्च गुणवत्ता वाले अंडे और मांस प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इनके आकर्षक रंग और रूप के कारण मुर्गी पालक बाजार में इसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जो रंगीन मुर्गियां होती हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, और क्योंकि
जो रंगीन मुर्गियों का जो मांस होता है, जो अंडे होते हैं, वे ज़्यादा और ज़्यादा ये पैसे पर भी बाज़ार में बिकते हैं, महंगा बिकता है उनका मांस और अंडा। तो उनके अनेक जो फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से प्राप्त करेंगे। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम जो देखते हैं कि जो घर के आंगन में, गांव देहात में या घर के जो पीछे की जो ज़मीन होती है, तो जो रंगीन किस्म की जो मुर्गियां होती हैं, तो उनको विचरते हुए हम अक्सर देखा करते हैं। तो उनका पालन एवं प्रबंधन, इस पर हम आपका जो सलाह एवं राय है अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, गांव की महिलाएं हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे काम करने के साथ साथ या घर के काम करने के साथ साथ बिना अपने समय को गंवाए हुए ये रंगीन मुर्गी को पाल करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। और आप देखे भी हैं कि ये परंपरागत पेशा है, खास के हमारे मुस्लिम बहनें हमारे हैं या फिर गरीब लोग हमारे गांव में देसी मुर्गी के नाम से जानी जाती है और पाल करके लोग आमदनी प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत सरकार की कई शोध परियोजनाओं के द्वारा इन मुर्गियों की प्रजाति को काफ़ी विकसित किया गया है और आज की तारीख में ये रंगीन मुर्गियाँ, एक उन्नत प्रजाति की रंगीन मुर्गियाँ आ गई हैं, जिसको पाल कर किसान चाहें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रति मुर्गी 1000 रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर सकता है। अगर वो 20 मुर्गी पाले हुए है तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष की आमदनी वो प्राप्त कर सकता है। तो एक गरीब परिवार के लिए 20 से 25,000 रुपया अगर वर्ष में आ जाता है 20 मुर्गी पालकर, और उसमें लागत खर्च लगभग शून्य हो जाता है, क्योंकि दिन भर मुर्गियां चराई पर रहती हैं और शाम में आकर वो अंडा दे देती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस गरीब परिवार के लिए या आय का अगर अतिरिक्त स्रोत हम देखें तो उन गरीब माँ बहनों के लिए जो काम कहीं करती हैं या घर में बेकार भी बैठी हुई हैं, उनके लिए 20-25 मुर्गियाँ पालकर 25,000 रुपया कमाने से एक आय का अतिरिक्त साधन आ जाता है। अब ये मुर्गियाँ अगर हैं तो कैसे फ़ायदे देती हैं? सबसे पहले जो उन्नत प्रजाति की मुर्गी अगर आप पालेंगे तो बनराजा, ग्रामप्रिया, श्रीनिधि या वनश्री, इस तरह की मुर्गियाँ हैं, कैरी निर्भीक, ये इत्यादि प्रजाति हैं। कड़कनाथ जो 500 से 600 रुपये किलो तक बिकती है, ये प्रजाति है। भारत सरकार की एक डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद मुर्गी निदेशालय, शोध निदेशालय है हैदराबाद में, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक महत्वाकांक्षी संस्था है, वहाँ के द्वारा विकसित की गई प्रजाति बनराजा और ग्रामप्रिया पूरे भारतवर्ष में पाली जा रही है। जो लाल रंग की देसी जो मुर्गियाँ होती हैं, तो इनमें बीमारियां कौन कौन सी इनको ग्रसित करती हैं जिनसे नुकसान हो सकता है? जो भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित प्रजातियां हैं, जिसका नाम मैंने अभी आपको गिनाया, ये सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और DPR हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई प्रजातियां हैं, जिनका नाम अभी हम चर्चा किए हैं। ये काफ़ी रोगरोधी प्रजाति हैं। इनको पालने पर इनमें बीमारियों का संक्रमण बिल्कुल ही कम होता है, नगण्य होता है, बीमारियां नहीं होती हैं। ये हमारी आबो हवा, जलवायु भारतवर्ष के तहत बनाई गई हैं, ये बीमार नहीं पड़ती हैं। फिर भी टीकाकरण करवा सकते हैं आप। इसके लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क स्थापित करें और वहाँ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी आपके मुर्गियों का टीकाकरण करेंगे। रोगरोधी होने के कारण इनमें जैसे F1 वैक्सीन शुरू में आप दे सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर, और उसके बाद गम्बोरो का टीका आप इसे लगवा सकते हैं आप। लेकिन जब भी टीका लगवाएं आप निकट के चिकित्सक के सलाह पर। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि भी ये भी रोगरोधी प्रजाति हैं, लेकिन अगर आप इनके रखने में साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं, मतलब नाइट शेल्टर, रात्रि विश्राम गृह जो है वो अच्छा रखिए, वेंटिलेटेड रखिए, हवा और सूरज की रोशनी उसमें जानी चाहिए, और नीचे के ज़मीन पर भूसा कुन्नी बिछा के रखिए, बिछाली जिसको बोलते हैं, लकड़ी का कुनाई नहीं मिलता है तो भूसा बिछा के रखिए, वो भी नहीं रहता है तो सूखा पत्ता इत्यादि को तोड़ के मरोड़ के डाल दीजिए, तब मुर्गियों को बैठने के लिए दीजिए। डायरेक्ट अगर ज़मीन पर वो मुर्गियाँ बैठेंगी, वहीं मलमूत्र करेंगी, उनके बीट के द्वारा उनको संक्रमण फैल सकता है। और प्रतिदिन सुबह में पत्तियों को कम से कम सप्ताह में 1 दिन बाहर निकाल के धूप में सुखा दीजिए, झाड़ ओढ़ के फिर डाल दीजिए। सर, जिन नस्लों का आपने जिक्र किया कि जो मुर्गी की जो प्रजातियां बनराजा और जो ग्रामप्रिया हैं, तो हम लोग तो ये अक्सर देखते हैं कि जो लाल रंग की मुर्गियां होती हैं तो हम लोग उन्हें देसी मुर्गी कह के संबोधित करते हैं। तो इन नस्लों को पालने से फ़ायदा क्या होगा और इसका पालन का प्रशिक्षण कहाँ हमारे किसान भाई लें? देखिए किसान भाई,
आप जैसे ट्रेडिशनल मुर्गी जो देसी मुर्गी कहा जाता है वो पालते हैं तो उसका औसत शारीरिक वजन 1 से 1.25 किलो या 1.5 किलो तक होता है। जबकि आप ये उन्नत प्रजाति की मुर्गियाँ पालेंगे तो इसका वजन 2.5 से 3.5 किलो, मुर्गों का वजन 4 किलो तक हो जाता है। तो आप अगर पैसे के हिसाब से जोड़ें तो 1.5 किलो बनाम 4 किलो या 3.5 किलो आपको लगभग 2 गुना से 2.5 गुना ज़्यादा फायदा होगा। अंडा उत्पादन में अगर देखें तो गांव वाली मुर्गियां जो पहले से पुराने ज़माने से पाली जा रही हैं वो औसतन साल में 70 से 80 अंडा देती हैं प्रति वर्ष, जबकि हमारी मुर्गी 120 से 150 अंडा प्रति वर्ष तक आप इससे प्राप्त कर सकते हैं बनराजा और ग्राम प्रिया से। तो अंडा उत्पादन भी लगभग 2 गुना से 2.5 गुना होता है। तो ऐसी परिस्थिति मैंने पहले ही बताया कि ऐसी स्थिति में आप 800 से 1000 रुपया प्रति वर्ष आप इससे कमा सकते हैं इन मुर्गियों को पाल करके, और रोगरोधी होने के कारण कोई पालने में परेशानी नहीं है। हाँ, इनके रख रखाव में थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये ऐसी बनाई गई हैं कि घर का जूठा कूठा खाना, कचरा, हरा साग सब्जी, चारा, जनेरा, बाजरा, मकई, केला का पत्ता, गोभी का पत्ता, शीशम का पत्ता, हम मुलायम घास, सारा चीज़ खा करके ये पला सकता है आप। तो इनके रख रखाव पर थोड़ा ध्यान देकर करें। विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर संपर्क स्थापित कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस जीवामृत का छिड़काव बीच बीच में करने से क्या होता है कि पौधे के अंदर में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं जमीन से और प्रकृति से, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए उसको कहा गया है जीवामृत। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, अभी आपने रंगीन मुर्गियों के पालन एवं प्रबंधन से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसीलिए हमारे किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। हमारी केंद्र एवं राज्य सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसी संदर्भ में पिछले दिनों आरा के कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर, भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के संयुक्त तत्वावधान में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर पी.के. द्विवेदी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान केवीके भोजपुर, ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा, मिट्टी के स्वास्थ्य एवं मानव को विविध बीमारियों से बचाव हेतु जैविक एवं प्राकृतिक खेती करना आवश्यक हो गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि कई तरह के मन में भ्रम हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, उनको दूर करते हुए जैविक खेती की जो सही अवधारणा है लोगों तक पहुंचाना, और लोग इसको करके और एक स्थापित तरीके से इसकी खेती हो और इसको नए लोग भी इससे जुड़ें। अभी नए लोग थोड़ा सा इससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के देख रहे हैं कि इसमें वो उस तरह का लाभ नहीं है। हम लोग की कोशिश है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को हम उस स्तर तक ले जाए जहां पर कि उनको लाभ दिखने लगे और उस लाभ को देख करके दूसरे लोग भी इस जैविक खेती से आकर्षित होने लगे। तो इसी के लिए यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में कई तरह के तकनीकी पहलुओं की चर्चा की जा रही है कि कैसे जैविक खेती को हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको प्रयोग के द्वारा यह भी बताया जाएगा कि आप जैविक खेती के लिए जो आवश्यक जो सप्तपर्णी है, 10पर्णी है, जीवामृत है, घनामृत है, इसको आप कैसे बनाएंगे
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, थोड़ी सी गोबर की आवश्यकता होती है, बेसन की आवश्यकता होती है, गुड़ की आवश्यकता होती है। तो उसके माध्यम से वो चीज़ें जो है हमारी बनती हैं। तो इनको जो है हमको बनाना है, और इनको बनाने के साथ साथ हमारा एक और उद्देश्य है कि हमारे जो किसान आए हुए हैं उनको हम घर पर ले जा करके, हाँ उन्होंने प्रैक्टिकल देखा, उसके बाद में उन्होंने उसके प्रायोगिक पहलुओं को जाना और तुरंत जा करके भूले नहीं, उनको याद रहे। इसके लिए हम यहाँ पर किसानों को अलग से व्यवस्था की गई है कि उनको हम गुड़ भी देंगे, उनको बेसन भी देंगे, और वो तुरंत जा करके आज के आज ही अपने घर पर इनको बना लेंगे, जिससे कि वो भूले नहीं और उनकी यहाँ ये सामग्री जो है वो तैयार हो जाए। तो गुड़ बेसन सब चीज़ हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, एक सहयोग के रूप में दिया जा रहा है। उसको कोई शुल्क उसका नहीं है, निःशुल्क है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उनको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रैक्टिकल में उनको यही जो है गुड़, गोबर और गोमूत्र के साथ मिला करके बेसन उसमें डाला जाएगा और उससे बनेगा जीवामृत। इस जीवामृत का छिड़काव बीच बीच में करने से क्या होता है कि पौधे के अंदर में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं जमीन से और प्रकृति से, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए उसको कहा गया है जीवामृत। तो जीवामृत इससे तैयार होगा, जिसके कि मुख्य घटक होंगे हमारे गोमूत्र होगा। ये हफ्ते दिन में तैयार हो जाता है, हफ्ते दिन से 10 दिन में तैयार हो जाता है। हाँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें गोबर रहता है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, गोमूत्र रहता है और गुड़ रहता है जो कि जीवों के लिए वो भी एक मुख्य रूप से भोजन का कार्य करता है, और बेसन रहता है। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर के तकनीकी विशेषज्ञ धनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जैविक उर्वरक के प्रयोग करने से बाजरा की उत्पादकता में 25% तक की वृद्धि देखी गई है। दाल की फसल के बाद अगली फसल हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि फसल के अवशेष में जड़ों के माध्यम से पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त होता है। आज इसका क्षेत्रफल काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार के गोबर, गोमूत्र, गुड़ एवं बेसन से बने विभिन्न घटक का प्रयोग करने से खेतों में भोजन आपूर्ति करने एवं पौधों की सुरक्षा से संबंधित सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, जो अंत में मिट्टी में उपस्थित पोषण को मजबूत बनाती है। यहाँ पे एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण किया जा रहा है। खाली हमारा उद्देश्य यही है कि किसानों को अवेयर किया जाए, किसानों को जानकारी दी जाए कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती नाम की भी कोई चीज़ है और उसे हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बताने के लिए, और किसानों के जो भी परेशानियां हैं, उनके सवाल हैं, उन सवालों को भारत सरकार के पास पहुंचाएं हम, जिससे किसानों को लाभ मिल सके और सभी लोग एक दूसरे को देखकर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसित हो सके। फ़ायदा ये है कि हम लोगों को तो पता है कि फ़ायदा क्या है, लेकिन हम लोग किसानों से सुनने आए हैं और किसानों के वीडियो भी हमने कलेक्ट किए हैं, वो हम लोग भारत सरकार के पास पहुंचाएं, तो भारत सरकार खुद देखे कि किसान को फ़ायदा क्या है और उनको यदि कोई परेशानी है तो वो उनको दूर करे। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषकों को प्रायोगिक तौर पर जीवामृत एवं बीजामृत बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट के साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया गया। प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, अग्निस्त्र एवं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। जैविक समय खेती अगले साल भी किए थे आलू का, और इन साल भी धान के किए हैं। आलू में किए थे जैविक और रासायनिक दोनों अलग अलग खेत में। मैं जैविक से जो खेती किए तो उसमें थोड़ा मेरा पैदावार कम हुआ, लेकिन वो आलू सड़ा नहीं, और उसको मैं क्विंटल पर 200 रुपये महंगा गांव के ही किसानों को, खाने वालों को मैंने दिया। और जो मैं रासायनिक रोपा था तो पैदा ज़्यादा हुआ, लेकिन थोड़ा ये कम हुआ, लेकिन ये सड़ा गला नहीं। और मेरे गांव के ही लोग किसान मांगने के लिए इच्छुक हुए कि नहीं भाई बगैर खाद के रोपा है, तो थोड़ा एक्टिव होकर किसान लिए मैं बहुत ज़्यादा बेच दिया अपने गाँव में, और थोड़ा बच्चा तो उसको रखे तो जुलाई तक ले मेरा वो आलू था, सड़ा नहीं था, बिल्कुल उसमें सड़न नहीं है, और खाने में उसका अलग स्वाद था। जैविक खेती के मतलब कि इसमें बिल्कुल कोई रासायनिक यूज़ नहीं, वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, किचन वेस्ट यूज कीजिए, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, गोमूत्र, ये सब यूज कीजिए। मैंने छत पर बागवानी किया हूँ, लगभग 200 पौधे लगाया हूँ उसमें।
कुछ फ्रूटिंग का है, कुछ फ्लावरिंग का पौधा है, कुछ इंडोर प्लांट है, कुछ आउटडोर हैं। उसमें मैंने केवल वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र और किचन वेस्ट जो भी निकलता है उसका मैं बाल्टी में सड़ाकर उसका यूज़ करता हूँ। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने मुर्गी पालन और जैविक खेती से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।